Hello everyone, welcome to my channel. In this video, we will study the topic three-dimensional harmonic oscillator. Before starting the topic, please subscribe my channel as most of the viewers have not subscribed it. So let's start our video. थ्री-डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर को हम एनआइसोट्रोपिक 3D ऑसिलेटर भी कहते हैं, ठीक है। A three-dimensional harmonic oscillator consists of a particle bound to origin by a force having components minus kx x minus ky y and minus kz z along x y z axis respectively। ठीक है, अगर हमारे पास थ्री डायमेंशनल कोई चीज़ हो रही है मतलब हमारे पास वहाँ पे थ्री डायमेंशंस होंगे x y एंड z, ठीक है। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस हमारी होगी, ठीक है। और जो भी एक थ्री डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर होगा उसमें क्या होगा कि एक कोई भी पार्टिकल होगा ओरिजिन के साथ वो बाउंड होगा और उस पर जो भी फोर्सेस लगेंगे वो क्या होंगे माइनस के एक्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस माइनस के वाई अलॉन्ग वाई एक्सिस एंड माइनस के जेड अलॉन्ग जेड एक्सिस, ठीक है। जैसे सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर में हमारे पास फोर्स होता है माइनस ऑफ के इंटू एक्स या फिर जो भी यहाँ पे हमारे पास एक्सिस होता है उसके अकॉर्डिंग। यहाँ पे हमारे पास थ्री डायमेंशंस है तो हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस के एक्स एक्स माइनस के वाई एंड माइनस के जेड जेड, ठीक है। जहाँ पे के एक्स के वाई और के जेड क्या है फोर्स कांस्टेंट्स है एंड एक्स वाई जेड जो है वो हमारे डिस्प्लेसमेंट आर के कंपोनेंट्स होंगे अलोंग द रिस्पेक्टिव डायरेक्शंस। मतलब एक्स जो है वो है हमारा डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस, वाई जो है वो है अलोंग वाई एक्सिस एंड जेड इज अलोंग जेड एक्सिस। हमें पता है कि ओमेगा जो एंगुलर फ्रिक्वेंसी है उसकी वैल्यू क्या होती है √k/m, ठीक है। तो और ओमेगा की वैल्यू क्या होगी 2 न्यू, ठीक है। यहाँ से हम स्क्वायर करेंगे दोनों साइड, हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी k इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू m, ठीक है। तो यहाँ पे हम ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे 4π² न्यू स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि हमारे पास ओमेगा की वैल्यू क्या होती है 2π न्यू। तो ओमेगा का स्क्वायर किया तो हमारे पास आएगा 4 इंटू पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास के की वैल्यू क्या आ जाएगी 4π² न्यू स्क्वायर इंटू ये हो जाएगा हमारा m, ठीक है। तो यही फॉर्मूला हम यूज़ करके यहाँ पे के एक्स के वाई और के जेड की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। 4π² और m जो है हमारा एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पे क्या चेंज होगा हमारे पास न्यू जो कि फ्रिक्वेंसी है एक्स वाई जेड कॉम्पोनेंट की, ठीक है। तो हमारे पास के एक्स क्या आ जाएगा 4π² m न्यू एक्स स्क्वायर, के वाई इक्वल टू 4π² m न्यू वाई स्क्वायर, के जेड इज इक्वल टू 4π² m न्यू जेड स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारी के की वैल्यू आएगी, मतलब हमारे पास जो फोर्स कांस्टेंट है अलोंग एक्स वाई और जेड एक्सिस ये उनकी वैल्यू आ गई इक्वेशन नंबर 1। अब हम फाइंड करेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। जो हमारा पूरा 3D ऑसिलेटर है उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी वो हम फाइंड करेंगे, ठीक है। हमें पता है कि अगर हम वन डायमेंशनल की बात करें तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी हाफ के एक्स स्क्वायर, या जो भी एक्सिस होगी हाफ के वाई स्क्वायर भी हो सकती है, हाफ के जेड स्क्वायर भी हो सकती है। अगर हम एक्स एक्सिस की बात करेंगे तो हाफ के एक्स स्क्वायर होगा। यहाँ पे हमारे पास थ्री डायमेंशनल है तो हमारे पास थ्री डायमेंशनल के अकॉर्डिंग ही हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा एक्स एक्सिस के लॉन्ग हाफ के एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, वाई एक्सिस के अलॉन्ग हाफ के वाई स्क्वायर एंड जेड एक्सिस के अलॉन्ग हाफ के जेड स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे हम अपने के जेड के वाई और के एक्स के वाई और के जेड की वैल्यू पुट करेंगे, हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू ये आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ से हम 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आएगा 2π² m न्यू एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर, ठीक है। एज इट इज़ सारे हमारे पास यहीं पे ये 4 के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास हम कॉमन ले सकते हैं 2π² m, क्योंकि m 2π² ये हर चीज़ हर पार्ट में हमारे पास कॉमन है तो हम ले लेंगे 2π² m कॉमन और हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी 2π² m इंटू न्यू एक्स स्क्वायर प्लस न्यू वाई स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर प्लस न्यू जेड स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर। इसे हम इक्वेशन नंबर 2 करेंगे और ये है हमारी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अब हमें पता है कि श्रोडिंगर इक्वेशन होती है del स्क्वायर साई प्लस 2m/h² e माइनस वी साई इक्वल टू 0। ये थ्री डायमेंशंस के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे क्योंकि हमारे पास एक्स वाई जेड एक्सिस है तो हम ये del स्क्वायर को लिख सकते हैं कर्ल स्क्वायर बाय कर्ल एक्स स्क्वायर और साई यहाँ पे आ जाएगा। सिमिलरली वाई और जेड के लिए भी हम इसे लिख सकते हैं। देन 2m/h² एज इट इज़, यहाँ पे v की वैल्यू पुट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 और हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 आ जाएगी।
अब इस इक्वेशन नंबर 3 को हम रिजॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, सेपरेट इक्वेशंस में, क्योंकि एक्स वाई और जेड एक्सिस है तो ये अलग अलग इक्वेशंस हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, बाय यूजिंग मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, साई को पुट करेंगे एक्स वाई जेड, जहाँ पे कैपिटल एक्स है एक्स का फंक्शन, कैपिटल वाई है स्मॉल वाई का फंक्शन, एंड कैपिटल जेड है स्मॉल जेड का फंक्शन। ठीक है, तो ये जो हमारी इक्वेशन नंबर 3 है, यहाँ पे हम साई की वैल्यू पुट करेंगे, हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे क्योंकि फर्स्ट टर्म में देखें हमारे पास सिर्फ एक्स का फंक्शन है तो वाई और जेड बाहर आ जाएंगे, यहाँ पे हमारे पास सिर्फ वाई का फंक्शन है तो एक्स जेड बाहर आ जाएंगे, सिमिलरली यहाँ पे एक्स वाई बाहर आ जाएगा और जेड अंदर रह जाएगा। देन इस पूरी इक्वेशन को हम डिवाइड करेंगे एक्स वाई जेड के साथ, तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, देन सॉल्व करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो 2m/h² है इसे अंदर ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई किया, हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, x वाले जो टर्म्स हैं उन्हें एक साथ लिया, y वाले टर्म्स को एक साथ लिया एंड z वाले टर्म को एक साथ लिया, तो हमारे पास क्या जाएगा 1/x कर्ल स्क्वायर एक्स बाय कर्ल एक्स स्क्वायर माइनस ये पूरी जो वैल्यू है इसे हम लिख सकते हैं क्योंकि सारे में स्क्वायर हुआ है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं 2πm न्यू एक्स इंटू एक्स अपॉन एच कट का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये माइनस एज इट इज़, और जो ये y और z और 2me अपॉन एच कट स्क्वायर ये सारे जो वैल्यूज़ हैं इन्हें हम RHS राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये प्लस था तो इस साइड जाके सारे ये हमारे नेगेटिव साइन बन जाएंगे, और जो ये नेगेटिव साइन थे हमारे ये वाले और ये वाले ये हमारे पॉजिटिव बन जाएंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, ये जो हमारी ब्रैकेट टर्म्स है यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। देन अब हम देखें जो हमारा LHS है ये सिर्फ x का फंक्शन है और ये जो राइट हैंड साइड है ये हमारा y और z का फंक्शन है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई x का फंक्शन इधर हो और वो y के फंक्शन के इक्वल हो सके। ठीक है, तो ये तभी पॉसिबल होगा अगर ये दोनों साइड जो है वो सेपरेटली किसी एक कांस्टेंट के इक्वल होंगी, और वो कांस्टेंट हम ले लेंगे -2m/h² EX। ठीक है, ये EX ये मत समझना कि ये x का फंक्शन है, ये एक कांस्टेंट ही है। ठीक है, तो हमने ये पूरी जो इक्वेशन ये वाली इक्वेशन है इसे हमने एक कांस्टेंट के इक्वल ले लिया जो कि है -2m/h² EX। ठीक है, तो हम क्या करेंगे LHS को इक्वल किया इसके। ठीक है, इक्वेशन नंबर 5 आ गई। देन हम RHS को इसी के इक्वल लिखेंगे, इक्वेशन नंबर 6 आ गई। ठीक है, यहाँ पे हमने बेसिकली किया क्या है, किसी भी एक कॉमन कांस्टेंट के इक्वल ले लिया है इस इक्वेशन को, तभी तो ये दोनों सेम हो सकते हैं, तभी तो ये दोनों इक्वल हो सकते हैं जब ये सेपरेटली किसी एक कांस्टेंट के इक्वल हों। ठीक है, देन नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये जो माइनस माइनस माइनस, ठीक है, ये सारे हम कैंसिल कर देंगे। ठीक है, हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो होगी इक्वेशन नंबर 7। ठीक है, जो हमारी इक्वेशन नंबर 6 थी वहाँ पे हमने माइनस को कैंसिल किया और y को हमने LHS में रखा, बाकी सारी टर्म्स हम RHS में ले आए। ठीक है, अब यहाँ पे सिमिलरली वही चीज़ यूज़ होगी कि ये जो LHS है वो y का फंक्शन है और RHS हमारा z का फंक्शन है, तो इन दोनों को इक्वल करने के लिए हमें इन दोनों को सेपरेटली किसी कांस्टेंट के इक्वल लेना पड़ेगा। तो हमने ले लिया इन्हें इक्वल टू -2m/h² EY। ठीक है, तो सेपरेटली हम ये दोनों चीज़ें जो है इसके इक्वल होंगी तो क्या आ जाएगा, y वाली टर्म हमारी इसके इक्वल आ गई, देन ये RHS हमारा इसी के इक्वल आ गया, हमारे पास इक्वेशन नंबर आ गई, ये इक्वेशन नंबर 8 एंड ये इक्वेशन नंबर 9। ठीक है, सिमिलरली अब फर्दर हम क्या करेंगे, ये जो हमारा ये वाली इक्वेशन है यहाँ से हमने ये लिखा। ठीक है, इस इक्वेशन में से हम और लिख सकते हैं z वाली टर्म हम LHS में लिख देंगे, बाकी सारी टर्म हम RHS में लिखेंगे। ठीक है, और ये माइनस साइन हमने कैंसिल कर दिया तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन आई। ठीक है, यहाँ हम सेम यही कहेंगे कि ये जो टर्म है ये z का फंक्शन है और ये वाली टर्म है ये किसी भी वेरिएबल का फंक्शन नहीं है क्योंकि ये सारे हमारे पास कांस्टेंट्स हैं। तो हम इन दोनों को इक्वल करने के लिए इन्हें किसी एक कांस्टेंट के इक्वल लेना पड़ेगा जो कि है -2m/h² इंटू EZ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे,
जो LHS है इसे इसके इक्वल लिया, जो कि हमने यहाँ पे कांस्टेंट लिया है, इसे इक्वेशन नंबर 10 कंसिडर किया। देन ये जो RHS था इसे भी हम इसके इक्वल लेंगे, तो ये हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। इसे सॉल्व करके हमारे पास आएगा EX प्लस EY प्लस EZ इक्वल टू E, और इसे हम ले लेंगे इक्वेशन नंबर 11। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 5, इक्वेशन नंबर 8 और इक्वेशन नंबर 10। ठीक है, इक्वेशन नंबर 8 हमारे पास ये है, ठीक है, इक्वेशन नंबर 10 ये है, और जो इक्वेशन नंबर 5 है वो है हमारी ये वाली इक्वेशन, ठीक है, एक्स की। तो जो भी एक्स वाई और जेड की हमारे पास इक्वेशंस थी, ठीक है, वहाँ से हम कंक्लूड करके लिख सकते हैं कि कर्ल स्क्वायर एक्स बाय कर्ल एक्स स्क्वायर प्लस 2m/h कट स्क्वायर, एंड ये वाली टर्म हमारे पास आ जाएगी। देन वाई और जेड के फंक्शंस भी जो थे वो हमने एज इट इज़ यहाँ पे लिख लिए। सिंपली हमने यहाँ पे सॉल्व किया है, ठीक है, इक्वेशन नंबर 8, इक्वेशन नंबर 10 और इक्वेशन नंबर 5 को फर्दर सॉल्व किया है हमने। यहाँ पे जैसे अगर वाई का टर्म ले, इक्वेशन नंबर 8 को कंसिडर करें, हमने यहाँ पे सिंपली क्या किया है, पूरी इक्वेशन को y के साथ मल्टीप्लाई किया। देन ये वाली इक्वेशन, ये वाली टर्म को हम LHS में लेके गए, जो 2m/h कट स्क्वायर था उसे कॉमन लिया। देन हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई, ये वाली वैल्यू आ गई, ठीक है। सिमिलरली x और z के लिए भी हमने वही किया है। देन हम कह सकते हैं ईच ऑफ अबव इक्वेशंस इज सेम एज वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर। ठीक है, अगर हम वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर की बात करें तो वहाँ पे हमारे पास जो इक्वेशन आती है, ये जैसे एक्स वाई जेड का फंक्शन है, वहाँ पे हमारे पास सिर्फ कोई एक डायमेंशन होगी, तो वहाँ पे हमारी जो इक्वेशन होती है वो होती है कर्ल स्क्वायर साई बाय कर्ल क्यू स्क्वायर प्लस लेमडा माइनस क्यू स्क्वायर इंटू साई इक्वल टू 0, जहाँ पे हमारा लेमडा क्या होता है 2e इंटू √m/h कट स्क्वायर के, और जो हमारा क्यू की वैल्यू होती है वो हम अल्फ़ा एक्स लेते हैं, और जो अल्फ़ा है, ठीक है, अल्फ़ा स्क्वायर हम लेंगे, अल्फ़ा स्क्वायर हम कंसिडर करते हैं √m/h कट स्क्वायर। तो वो जो इक्वेशंस थी सिंपल वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर की, उनके साथ अगर हमें इक्वेशन 12, 13 और 14 को कंपेयर करें, ठीक है, तो हमारे पास एनर्जी आइगन वैल्यूज़ आएंगी EX इक्वल टू NX प्लस हाफ h कट ओमेगा x, क्योंकि सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की टर्म में हमारे पास एनर्जी आइगन वैल्यू की जो इक्वेशन होती है वो आती है EN इक्वल टू N प्लस हाफ h कट ओमेगा। तो अगर हम सिंपल वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर के साथ कंपेयर करें इन इक्वेशंस को, तो हमारे पास एनर्जी आइगन वैल्यू आएगी x कंपोनेंट के अलॉन्ग EX इक्वल टू NX प्लस हाफ h कट ओमेगा x, y के अलॉन्ग EY इक्वल टू NY प्लस हाफ h कट ओमेगा y, एंड सिमिलरली z के अलॉन्ग हमारे पास EZ आ जाएगा, जहाँ पे NX, NY और NZ हमारे नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होंगे, ठीक है। और अगर हम एनर्जी आइगन वैल्यू देखें, ये तो हमारे एक्स वाई और जेड के अलॉन्ग थे। अगर हम पूरे 3 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर की बात करें, हमारे पास ई की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड करी थी, ई इक्वल टू EX प्लस EY प्लस EZ। तो इन दो ये EX EY EZ यहाँ पे पुट करेंगे, हमारे पास इक्वेशन नंबर 17 आ जाएगा, ठीक है। अगर हम इन सब में देखें तो एच कट सब में सेम है, तो हमने यहाँ पे एच कट को कॉमन ले लिया और बाकी चीज़ें एज इट इज़, ठीक है। सिमिलरली अगर हम फिर से ये हमने एनर्जी आइगन वैल्यूज़ की वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए पुट किया था, कंपेयर किया था वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर के साथ। अगर हम वेव फंक्शंस फाइंड करने हो, ठीक है, तो वेव फंक्शंस फाइंड करने के लिए जो इक्वेशन नंबर 12, 13, 14 को हम फिर से वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर की इक्वेशंस के साथ कंपेयर करेंगे। वहाँ उनके साथ कंपेयर करने के पे हमारे पास जो x, y और z की वैल्यूज़ हैं वो आएंगी। x की वैल्यू आएगी अल्फ़ा x रेज्ड पावर 1/2 अपॉन 2 रेज्ड पावर nx इंटू nx फैक्टोरियल अंडर पाई होल 1/2, ठीक है, उनकी पावर में, और e रेज़ टू माइनस QX स्क्वायर बाय 2 इंटू HNX इंटू QX, ठीक है। सिमिलरली y और z के जो वेव फंक्शंस हैं वो भी हमारे पास आ जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास QX की वैल्यू होगी अल्फ़ा x इंटू x, जहाँ पे अल्फ़ा x की वैल्यू है m की x अपॉन h कट स्क्वायर रेज टू पावर 1/4, क्योंकि हम हमारे पास अल्फ़ा स्क्वायर जैसे हमने सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर में लिया था वो होता है m की अपॉन h कट स्क्वायर रेज टू पावर 1/2, ठीक है। यहाँ पे हम अल्फ़ा की वैल्यू ले रहे हैं, तो ये स्क्वायर है, यहाँ पे हाफ था, ठीक है। तो अगर हम सिंपल अल्फ़ा की वैल्यू लेनी हो, यहाँ पे 1/4 आ जाएगा। सिमिलरली QY और QZ की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। देन ये हमारे पास सिंपल x, y और z के वेव फंक्शंस आए थे। अगर हमें कंप्लीट वेव फंक्शन देखना हो 3 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर का, तो हमारे पास क्या आएगा, साई इक्वल टू हमारे पास क्या होगा,
जो साई होगा ऐसे लिख सकते हैं साई 1, साई 2, साई 3, या फिर क्योंकि साई हमारा एक्स वाई जेड का फंक्शन है तो हम लिख सकते हैं साई इक्वल टू एक्स वाई जेड। तो एक्स वाई और जेड की यहाँ से हम वैल्यूज़ लेंगे और यहाँ साई में हम पुट करेंगे तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ जाएगी, जहाँ पे लेमडा एक्स, लेमडा वाई, लेमडा जेड की वैल्यूज़ रिस्ट्रिक्टेड होंगी। लेमडा एक्स इक्वल टू 2nx+1, लेमडा वाई इक्वल टू 2ny+1 और लेमडा जेड इक्वल टू 2nz+1। ये सिमिलर केस है वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर के साथ, वहाँ भी हमारे पास लैम्डा की वैल्यूज़ रिस्ट्रिक्टेड होती है 2n+1 तक। ठीक है, तो ये था हमारा 3 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर। आई होप आपको समझ में आया हो। कोई डाउट हो आप कमेंट कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना एंड शेयर कर देना। थैंक यू।